माननीय श्री देवदत्त मांझी जी, ऋषि, मेरे छोटे भाई, मंच पे उपस्थित सारे लोग, मैं सिंह वाहिनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ के आप सबसे बात करने का। मैंने सुना है ये हॉल सुभाष चंद्र बोस जी ने बनवाया था और इतनी तादाद में, इतने नंबर्स में आप सब लोग ऊपर तक बैठे हुए हैं। ये सुभाष चंद्र जी बोस के लिए एक श्रद्धांजलि तो है, पर यह भी दर्शाता है कि हमारे भाई देवदत्त मांझी जी कितने पॉपुलर हैं बंगाल में। मुझे याद है, मैं पहली बार एक पब्लिक फंक्शन के लिए जब यहाँ आया था तो देवदत्त जी के ही कारण आया था। बंगाल से मेरा जो नया रिश्ता बना है वो देवदत्त भाई के कारण बना है। कौन सा कार्यक्रम था वो? डायरेक्ट एक्शन डे का इन लोगों ने उसकी एनिवर्सरी यहाँ मनाई थी, उसके लिए मैं आया था। और मुझे याद है स्वामी विवेकानंद सड़क पे हम लोगों ने 2-3 घंटे वॉक भी किया था। मैं इनको बहुत 10-20 साल से जानता हूँ और मैंने लगातार देवदत्त भाई का जो विकास हुआ है, एक हिंदू कॉज से जुड़ के, भारत के प्रति अपनी नेशनलिज्म की निष्ठा रख के, इन्होंने बंगाल में अपना एक बहुत प्रभावशील अपना एक व्यक्तित्व तो बनाया ही है। लेकिन बंगाल, जिसको पिछले 60-70 सालों में कम्युनिस्ट लोगों ने, उसके बाद आज की जो थोड़ी सी भारत और हिंदुओं के हित के खिलाफ लगती हुई जो सरकार है, उसके कारण जो भारत को बंगाल से काटने का इन लोगों ने काम किया था, देवदत्त भाई ने बहुत ही मेहनत से, जैसे एक चींटी एक शक्कर का दाना करके एक बहुत बड़ा घर बनाती है, उस तरह से देवदत्त भाई ने रोज दिन रात काम कर करके बंगाल को भारत से जोड़ने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि बंगाल में इलेक्शन के वक्त में क्या क्या हिंसा और वायलेंस होती है। वो शब्द दृश्य आपके अखबार तो दिखाते नहीं हैं, आपके टीवी चैनल्स तो दिखाते नहीं हैं, और यहां की जो सरकार है वो कोई भी जो उनके विरोध में बोलता है उसको सेंसर कर देती है या जेल में डाल देती है। देवदत्त भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पिछली बार यहां आया था, स्वपन दास गुप्ता जी ने मुझे बुलाया था एक कार्यक्रम के लिए नेशनल लाइब्रेरी में। मेरी किताब के साइनिंग के लिए मुझे एक बुक स्टोर में जाना था, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जी ने लास्ट मिनट पे मेरा वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया। मुझे पता चला कि उस मॉल में गर्मी थी तो बहुत सारे लोग अंदर आ गए और वहीं सोने लगे और माल वहां से लूट लिया, और आपकी मुख्यमंत्री जी ने बोला बेचारे गरीब हैं, कहां जाएंगे, इनको वहां रहने दो। ऐसा दृश्य सिर्फ बंगाल में ही देखने को मिलता है और विश्व में कहीं नहीं। पूरी तरह से अराजकता, हिंसा, भारत द्रोही लोगों को आश्रय देने का काम जो यहां की सरकार एक विधिवत तरीके से शासन का इस्तेमाल करके करती है, उससे लड़ाई लड़ने में अमूमन लोग डरते हैं। सबको यह लगता है ये लड़ाई लड़ने में कहीं ऐसा तो नहीं हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी जान का क्या होगा। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं, इसलिए कि मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई तो सबसे पहले लोगों ने बोला मरोगे। आतंकवादियों के खिलाफ अगर कुछ बोला जाए तो आतंकवादी सबसे पहले आपको मार डालते हैं। यह आपने देखा होगा अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है। और यही कारण है कि जो जो लड़ नहीं पाता है इस सरकार से, वो इस सरकार के साथ जुड़ता जा रहा है, और बदले में उनको जो भी करप्शन का पैसा है वो मिलता है। मुझे भी कई फोन आए कि आप ज्वाइन कर लीजिए इस पार्टी को, इतना इतना पैसा देंगे। ये सत्य है, लेकिन ऐसी पार्टी के साथ लड़ना
हिंदुओं के धर्म की रक्षा करना, अपने भाई बहनों, अपने समाज के लिए खड़े होना, इसके मैंने पहला आदर्श देखा था गोपाल पाठा जी के नाम पे। और अगर इस बात को गोपाल पाठा जी ने जो बताया था कि अपने लोगों की रक्षा करना ही सब सर्वोपरि धर्म है, इस मशाल को, इस सीख को कोई आगे ले जा रहा है तो मेरे छोटे भाई देवदत्त मांझी जी हैं। बंगाल में जहां कितने नेता अपने स्वार्थों के लिए कभी बीजेपी से जुड़ जाते हैं, कभी वापस चले जाते हैं, क्या पता खुफिया ही लोग हों। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है अगर कोई राजनीति के स्तर पे कोई यंग जांबाज लड़ने वाला और आपके धर्म और आपके परिवारों की रक्षा करने के लिए कठिन वक्त में कोई खड़ा हो सकता है, तो मैं जितने लोगों को जानता हूं उसमें देवदत्त जी का नाम सबसे आगे है। दोस्तों, भारत के तमाम लोगों की तरह आज की जो नई जनरेशन है उसकी तरह मुझे भी बंगाल के हृदय पर कितने चाकू चलाए गए हैं, बंगाल पे कितने जख्म करे गए हैं, इसका बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था। फिर मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि आज भारत की संस्कृति अगर पूरे विश्व में जानी जाती है तो उसमें अगर सबसे अधिक किसी का योगदान है तो बंगाल का है। चाहे वो मौलिक भारतीय चिंतन हो, हिंदू धर्म की नई रूपरेखा हो, सामाजिक बदलाव हो, कविता हो, कहानी हो, चलचित्र सिनेमा हो, या राजनीतिक नेशनलिज्म हो, या स्वतंत्रता संग्राम का पूरा युद्ध हो। इसमें जब आप भारत के असली हीरोज की, जिन लोगों ने भारत के उत्थान के लिए, भारत में एक परिवर्तन के लिए, एक क्रांति के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने काम किया, तो सबसे ऊपर आपको बंगाल के ही लोग मिलेंगे। ये कभी भी, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हिंदू धर्म की पताका, झंडा सबसे अधिक अगर किसी ने ऊंचा रखा है तो यहां एक पूर्व में बंगाल में और पश्चिम में महाराष्ट्र ने। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद भारत के दुश्मनों ने अपने ही लोगों को यहां पे शासन करने बैठा दिया। मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। अगली फिल्म जो हम बना रहे हैं उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। एक्चुअली उसका नाम द बंगाल फाइल्स होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे दिल्ली फाइल्स बोल रहा हूं। जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि जब मैंने रिसर्च किया, जिसमें देवदत्त भाई ने हमें, सबसे पन्नालाल जी बैठे हैं उनके, और तमाम वो लोग जो डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग के जिन लोगों ने आंखों से देखा है, जो लोग उस वक्त थे, उन लोगों के इंटरव्यूज हमने जगह जगह, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश बॉर्डर, कलकत्ता, जगह जगह जाके किया है। और मैंने जितना रिसर्च किया मुझे यह समझ में आया कि जब भारत, पहले तो देखिए सबसे बड़ा अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा जो किसी को प्राइस पे करना पड़ा वो है बंगाल। सबसे पहले बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, आपको याद होगा, 1920 में। उसके बाद फिर जोड़ा गया और फिर पूरे भारत को डिवाइड किया गया और साथ में बंगाल के भी 2 टुकड़े कर दिए। और जब टुकड़े किए गए तो एक बात बोल के यहां से पाकिस्तान लेके गए, उन लोगों ने कहा
कि ये पार्टीशन जो है ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसी हालत कर दो कि भारत में पार्टीशन कभी खत्म ही ना हो, और इसके लिए भारत में जगह 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 मिनी पाकिस्तान बना दो। और ये तो सही बात है, मैंने सुना है कि कोई आपके बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने तो पाकिस्तान से कोई आए थे तो उन्हें शायद भारत के कलकत्ता के मिनी पाकिस्तान में घुमाने ले गए थे टूरिज्म के लिए। और आज जो लोग पाकिस्तान वालों को मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं, उनके हाथ में आपका और आपके बच्चों का भविष्य है, और इससे अधिक दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बंगाल की जो हालत है उस पर आप क्यों फिल्म बना रहे हैं, आप कौन होते हैं ये फिल्म बनाने वाले, कोई बंगाली बनाए। गोपाल पाठक को अपनी फिल्म में लाने वाले आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में फिल्म बनाने वाले। तो आज मैं पहली बार आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे माता और पिता दोनों कलकत्ता में ही रहते थे, उनकी शादी कलकत्ता में ही हुई थी। मेरे पिताजी यहां पढ़ाते थे। मेरी मां की शादी टाटानगर की थी, उनकी शादी जब हुई 17 साल की थी, और शादी के 3 महीने ही बाद, 3 महीने से भी कम में, शायद 21 दिन के बाद मेरे माता और पिता दोनों जेल चले गए। पूरी जवानी उन्होंने जेल में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लगा दी, और वो रहते थे धर्मतल्ला में। मैंने वो सब कहानियां सुनी है। एक कहानी मैंने एक नहीं कई बार सुनी है अपने मां बाप के मुंह से कि डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को ही क्यों किया गया। आपने देखा भी किसी ने जिहाद की, पैलेस्टाइन इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, जिहाद की किसी ने मांग की है, और किस दिन पे की है, आप जरा गूगल में जाकर रिसर्च करिए। यह जिहाद का नारा आज का नहीं है। और तब भी मेरे पिताजी बताते थे, तब भी यहां पे सर तन से जुदा के नारे लगे थे। पन्नालाल जी बैठे हैं, बता सकते हैं वो सर तन से जुदा बंगाली में कैसे बोला मुझे पता नहीं, क्या बोलेंगे बंगाली में, पर सर तन से जुदा के नारे तब भी लगते थे, नोआखली में भी लगे। 1971 में जब बांग्लादेश और भारत का हुआ सबसे बड़ा हिंदुओं का जेनोसाइड जब हुआ, तब भी लगे। कश्मीर में भी लगे। 2020 में दिल्ली की जो राइट्स हुई उसमें भी लगे। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह सर तन से जुदा के नारे लगे और कन्हैया लाल का फेसबुक लाइव में गला काट दिया गया। ये नारे बंद नहीं होंगे। और वही नारा है जिसको अभी आपने देखा इजराइल में छोटे छोटे बच्चों के सर तन से जुदा कर दिए गए, और अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने उसको कंफर्म किया है। यह सर तन से जुदा, किसका सर तन से जुदा किया जा रहा है? काफिरों का। कौन है काफिर? आप और हम। हम कई कारणों के कारण इस देश में सर ऊंचा करके इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि कई जगह जगह पे मिनी पाकिस्तान है। जब उनके सामने से निकलते हैं, हमारी बच्चियों को सिखाया जाता है कि जब तुम मिनी पाकिस्तान के सामने से निकलो, सर झुका के चुन्नी ओढ़ के निकलो। साथ में भाइयों को भी भेजा जाता है। यह भारत है, आजाद भारत। और सिर्फ इतना ही नहीं है,
ये पार्टीशन की कहानी आज तक खत्म नहीं हुई। आपने देखा होगा सन 2016 में किस तरह से जेएनयू में और अलग अलग यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े के नारे लगाए गए। आज सुबह ही मैं कलकत्ता के अखबार में मैंने देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी यहां पे है। मैं आया था वहां पे तो मुझ पे हमला किया गया, मेरा कंधा तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि मैं भारत की अखंडता की बात करता हूं और वहां पे पूरी दीवारों में जो लिखा था वो भारत के विभाजन के, भारत को तोड़ने के बारे में लिखा था। आज ही सुबह मैंने यहां का जो लोकल न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल देखा और फोटो देखी है कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वगैरह वो लोग हड़ताल पे बैठे हैं क्योंकि वो जो लड़के हैं उनके अगेंस्ट हिंसा करते हैं। ना तो ये पढ़ रहे हैं, ना ये पढ़ाने दे रहे हैं, ना ये लोगों को चैन से जीने दे रहे हैं। आज दीजिए, ढक्कन दीजिए। आज हत्याएं जो इजराइल में मासूम बच्चों के सर तन से जुदा किए गए हैं, उसको सिर्फ टीवी में देख के और व्हाट्सएप में लिख के अगर आप शांत हो गए तो ये आप, इसका मतलब है आप भी उनके जैसे हो गए। जय श्री राम, भारत माता की। मैं देवदत्त मांझी जी जैसे लोगों का इसलिए इतनी इज्जत करता हूं, इसलिए इतना प्यार करता हूं। इन्होंने जब बोला यहां आना है, मैं बहुत व्यस्त हूं, आप देख सकते हैं मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मैं अभी पहुंचा हूं, अभी यहां से सीधा फ्लाइट पकड़ के जाऊंगा, कल दिल्ली, फिर अगले दिन बेंगलोर। मैं लगातार भाग रहा हूं भारत के युवाओं को जागरूक करने के काम के लिए। लेकिन मांझी साहब ने जब बोला, मैं इनको इसलिए कभी ना नहीं कर सकता हूं क्योंकि अगर सर तन से जुदा से आपको कोई भारत बंगाल में बचाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं ये देवदत्त जी और इनके ट्रेन किए हुए लोग करा के देंगे। और मांझी साहब को भी एक बात बोलना चाहता हूं, हार और जीत वोटों से नहीं होती है। अगर वोटों से हार और जीत होती तो आज कोई विवेकानंद को याद नहीं रखता, सुभाष चंद्र जी को कोई याद नहीं रखता। विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 वॉलंटियर्स चाहिए और मैं इस राष्ट्र का नक्शा बदल दूंगा। उनको जीते जी तो 100 नहीं मिले, मैं ये मानता हूं उनमें से एक मैं हूं और अब मुझे भरोसा है एक देवदत्त मांझी जी भी हैं। एक बात अंत में मैं आपको खुल के बोलना चाहता हूं। भारत आज, मैं अभी पूरा विश्व घूम के आया हूं, आज पूरे विश्व में अगर कोई सबसे उभरता हुआ ताकतवर राष्ट्र माना जाता है तो वो है भारत। विश्व में पूरी दुनिया यह मानती है कि भारत ही आगे चल के विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमी हो या भाईचारे की बात हो, शांति की बात हो, यह सिर्फ भारत से ही ज्ञान आ सकता है। और यही कारण है अमेरिका के इतिहास में पहली बार भारत के इतिहास में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निवास है व्हाइट हाउस, पहली बार किसी राष्ट्र के लोगों के लिए उनके गार्डन के दरवाजे खोल दिए गए और 10,000 भारतीयों का वहां स्वागत किया गया। मैं इसके पहले जब बाहर जाता था
तो हम लोग कंधे नीचे करके सर झुका के सामने ऐसे खड़े होते थे जैसे वो मालिक है और हम उनके नौकर हैं। अभी आप जाइए, ये उल्टा हो चुका है। आज हम कंधे सीधे खड़े होके उनके सामने खड़े होते हैं और वो हाथ फैला के कहते हैं भारत में कहीं पैसा है तो हमें दो। और ये गर्व की बात है, और ऐसा इसलिए हो रहा है, ये हिंदू सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि हिंदू सोच किसी और पे आक्रमण करना, किसी का हक लूटना, किसी गरीब बच्चे का सर तन से जुदा कर देना, झूठ मूठ के वीडियो काट के किसी नारी, किसी महिला के जीवन को हमेशा के लिए खतरों से भर देना, एक गरीब टेलर का सर काट देना। मैंने वीडियो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के। बंगाल इलेक्शन में वो लाइव वीडियो है फेसबुक का कि मेरे कुत्ते को मार दिया है, अब मुझे मारने आ रहे हैं और बाद में उसको मार भी डाला। इससे घिनौनी हरकत कोई हो नहीं सकती। कैसे ये अलाउ हो सकता है? कौन है ये लोग? कितनी बर्बरता भरी है इनके अंदर। अब लड़ाई का वक्त आ गया है। यह युद्ध है। भारत एक उभरती हुई विश्व की सबसे बड़ी ताकत बने, एक विश्व गुरु बन के दुनिया को भाईचारे, प्रेम और शांति का रास्ता दिखाए, या फिर हम घुटने टेक दें उन लोगों के आगे जो आज भी स्वतंत्र भारत में सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण राइट है जो, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। मतलब आपको अपना जीवन सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है, और आपके सम्मान या आपके जीवन पे अगर कोई चोट पहुंचाएगा तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपकी जान और आपके सम्मान की रक्षा करे। लेकिन आप मुझे बताइए, जाने के पहले एक सवाल पूछता हूं, जब 5 बार दिन में आपको बोला जाता है कि आपका ईश्वर ईश्वर नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है इस दुनिया में, क्या यह आपके सम्मान पर एक आक्रमण है या नहीं? आपको जब अपने ही देश में पूरे, आज इजराइल में वो लोग क्या कह रहे हैं कि ज्यूस के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। अगर ज्यूस पे आतंक हो जाए तो कहां जाएंगे? एक ही तो जगह है, एक ही तो घर है। हिंदुओं के लिए कौन सा दूसरा घर है? जिस राष्ट्र ने सब लोगों को यहां पे शह दी है, आश्रय दिया है, चाहे वो ईरानी लोग हों, चाहे ज्यूज हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे क्रिश्चियन हों, अपने एक जगह दी है रहने के लिए, आज उन्हीं लोगों को इस राष्ट्र में जीवन की सुरक्षा नहीं है। और ये सत्य है। आप ही बताइए, यहां इस राष्ट्र में रह के अगर आपको काफिर बोला जाता है तो क्या ये आपके राइट टू लाइफ की रक्षा है? अगर आपको सर तन से जुदा बोला जाता है तो क्या हमारी स्टेट, हमारा शासन आपके राइट टू लाइफ को सेव करने में फेल हुआ है कि नहीं? और जब आपकी जिंदगी, आपके सम्मान, आपके बच्चे, आपके परिवार, और जैसा हमने वीडियो में देखा, अगर आपके घर के पशु तक सुरक्षित नहीं है, आदमी को तो भूल जाइए, आपके कुत्ते को काट दिया, अगर पशु तक सुरक्षित नहीं है तो वक्त आ गया है कि कई विवेक अग्निहोत्री एक नहीं 100 कश्मीर फाइल्स, 100 बंगाल फाइल्स बना के सारी दुनिया के सामने इनका मुखौटा हटा दें। अब वक्त आ गया है कि देवदत्त मांझी जैसे लोगों को आप ताकत दें ताकि मुसीबत के वक्त में ये आपके सामने आके खड़े हो सके। आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता कि आप लड़े, आपको भी अपनी जिंदगी चलानी है। लड़ना आपका धर्म भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, लेकिन जो आपके लिए लड़ रहे हैं कम से कम उनको तो ताकत दें।
मैं अभी तक अपनी दूसरी फिल्म द वैक्सीन वॉर में बिजी था, जो कि भारत के वैज्ञानिकों ने किस तरह कोरोना के वक्त में भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन बना के न सिर्फ 130 करोड़ लोगों को बचाया, बल्कि मानवता के लिए 101 राष्ट्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन बेच के हमने उनकी भी जिंदगी बचाई है। इस फिल्म को पूरे विश्व में बहुत सराहना मिली है। ऐसा बताया जाता है कि पिछले 10-20 वर्ष में इतनी सराहना शायद ही किसी फिल्म को मिली हो। लेकिन वो फिल्म एक अलग मकसद से बनाई गई थी। भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने के लिए वो दस्तावेज बनाना जरूरी था। अगर मैं नहीं बनाता तो मैं आपको दावा कर सकता हूं शायद बॉलीवुड में तो कभी कोई बनाता ही नहीं। उस फिल्म से मेरा काम कल खत्म हुआ है और आज मैं यहां खड़ा हूं। और आज सुबह ही मैंने नया यज्ञ शुरू किया, अपने ऑफिस में फोन करके आज सारा काम शुरू किया है। हम पिछले 4 साल से 20 मार्च सन 2020 को हमने रिसर्च चालू किया था, यह समझने के लिए कि क्या कारण है आज भी 70-75 साल के बाद आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। भारत में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं और कभी भी ये सारे मिनी पाकिस्तान फट सकते हैं और आपका जीवन जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे पाकिस्तान है या आतंकवाद है, वो फिल्म में बात करेंगे, पर यह सत्य है। और हमारा रिसर्च जो है वो आज जाके खत्म हुआ है और आज हमने फैसला किया है कि कब इस फिल्म को शूट करना है। और मैं आपसे जाने के पहले वादा करना चाहता हूं, ये जो यज्ञ आज शुरू किया इसका नाम द दिल्ली फाइल्स है। द बंगाल फाइल्स किसी कारणवश हम उसका नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये बंगाल से जो पार्टीशन शुरू हुआ है उसकी कहानी है। आप देखेंगे कैसे आज तक डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बोया हुआ बीज आज भी कहीं पे फल फूल रहा है और एक दिन उसकी लताएं आपके गले को जरूर कसेंगी, आपका दम घुटेगा और अंततः जो एक धारा चली आ रही है ये गंगा की, इसमें विष मिलाने का काम करेगा। मैं आज आपसे वादा करके जाता हूं कि अगली बार जब आप सबके सामने आऊंगा अगले साल, तब तक शायद ये फिल्म रिलीज हो चुकी हो, शायद और भी पहले आना हो, लेकिन मैं जरूर आऊंगा आपके पास ये पूछने कि क्या इस फिल्म ने आपके दिल की बात सबके सामने बोली है या नहीं। बंगाल भारत की बुद्धि है, बंगाल भारत का सभ्यता है, बंगाल भारत का साहित्य है और इसकी रक्षा करना हम सबका काम है, इसको आगे ले जाना हमारा सबका काम है। मैं खुद अपने को स्वामी विवेकानंद जी का एक वॉलंटियर मानता हूं और इस काम को मैं चाहता हूं आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे प्यार दें और आप मुझे इतना भरोसा दें कि जब ये फिल्म आएगी आप इसको आगे ले जाके सारी दुनिया को बताएंगे किस तरह बंगाल ने भारत की चेतना को आज भी जला के रखा है और मर मिटेंगे लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे। धन्यवाद।